X Limited forfeited 1,000 shares of Mr. Ram of rupees 10 each. The company called up rupees 8 per share. I've told you कि जितना कंपनी मांगेगी उतना ही वो फॉरफिट कर सकती है, जितना कंपनी पैसा मांगेगी उतना ही फॉरफिट कर सकती है, उसके अलावा फॉरफिट नहीं कर सकती, ठीक है ना। मतलब कैपिटल जितने से क्रेडिट हुई उतने से डेबिट हो सकती है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, 1,000 शेयर फॉरफिट कर रही है, मिस्टर राम के शेयर जब्त किए जा रहे हैं। कंपनी ने 8 रुपए मंगाए थे एंड द शेयर वर ओरिजिनली इशूड एट पार, कोई प्रीमियम पर इशूड नहीं था। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मिस्टर राम फेल टू पे ₹5 पर शेयर, मिस्टर राम ने 5 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब आपके दिमाग में जब भी आप फॉरफिचर के क्वेश्चंस करते हो तब आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीजें लेकर के आनी है, ये इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा अपने क्वेश्चन में नोट डाउन करनी चाहिए। क्या है वो इंफॉर्मेशन? कितने शेयर का फॉरफिचर होना है, ठीक है, कितने शेयर्स का फॉरफिचर होना है, और ये इंफॉर्मेशन कितने शेयर का फॉरफिचर होना है, और इशू प्राइस क्या था, कॉल्ड अप वैल्यू क्या थी, पेड अप वैल्यू क्या थी, और अनपेड वैल्यू क्या है। ये सारी बातों को आपको थोड़ा ध्यान देना है। आई बात समझ में? अब मेरे क्वेश्चन में 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं, इशू कितने पे हुए हैं, पार पर हुए हैं। अगर प्रीमियम पे होंगे तो 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो भी आ जाए। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, 8 क्वेश्चन ही मेंशन कर रहा है। पेड अप कितना है, उस बंदे ने 5 अनपेड किया है, तो पेड कितना किया है, 3 रुपए। ऐसे आपको हर एक बंदे की बनानी पड़ेगी जितने लोगों के फॉरफिट किए जाएंगे। मैं आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 ही आएंगे, सो डोंट वरी, मैक्सिमम 2, ठीक है। बस आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या चेंज होगी, ये 3 तो सेम रहेंगी, बस ये 2 चेंज होंगी, इंडिविजुअली डिपेंड करेगा ये, क्योंकि देखो नंबर और ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे के कंपनी बराबर शेयर तो फॉरफिट नहीं करेगी, जिसकी जितने होल्ड होंगे उतने तो है, उतने तो फॉरफिट करेगी। पीछे से चेक करो, पीछे से, ठीक है जी। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम एंट्री पास करेंगे। फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता है। शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि जब उसको शेयर दिए थे तो कैपिटल बढ़ गई थी। वो कह रहे हैं वहां पे वो छेद करने, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, जो शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे उनका फॉरफिचर किया जा रहा है। जो शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे उनका रीइशू किया जा रहा है। 2 सिचुएशन बनती हैं जी, या तो प्रीमियम कॉल्स ऑन विच प्रीमियम वॉज पेबल पेड, मतलब प्रीमियम जिस पर प्रीमियम थी वो पे हो चुकी है। नहीं समझ में आई बात, मैं बताता हूं। ऐसी कॉल जिस पर प्रीमियम पेबल थी, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो बंदे को देनी ही पड़ेगी, है ना, बिना एप्लीकेशन के तो किसी को शेयर मिलने वाला है नहीं। अलॉटमेंट पे बारी आती है, मोस्ट केसेस में अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम होती है। फर्स्ट कॉल पे भी हो सकती है, सेकंड पे भी हो सकती है, और यहां तक कि एप्लीकेशन पर भी हो सकती है, बट एप्लीकेशन की प्रीमियम मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होती है, तो इसलिए वहां पे टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात कहां पर है, जिस कॉल पर प्रीमियम देनी थी वो कॉल ही अनपेड हो गई, तब क्या करें, ठीक है ना। एक सिचुएशन तो मैंने ली कि एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, दोनों पे प्रीमियम मान लीजिए। फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम नहीं है, उस बंदे ने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, मतलब प्रीमियम वाली दोनों कॉल दे दी, बट वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो वो इस वाली सिचुएशन में आएगा, ठीक है। कॉल्स ऑन विच प्रीमियम वाज पेबल, जिस पर प्रीमियम देनी थी वो सारी कॉल्स पेड हैं, ठीक है ना, जो कि हमने पहले से ऊपर सारी सिचुएशन करके आए हैं, है ना, ये हमें दोबारा नहीं पढ़ना। लेकिन अगर किसी कॉल पर प्रीमियम था और वो प्रीमियम अनपेड है, किसी कॉल पर प्रीमियम था और वो प्रीमियम अनपेड है,
देन एसपीआर अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये मैंने एसपीआर लिखा क्योंकि पुराने जमाने के हिसाब से था ये, ठीक है जी, इसको हम ऐसे एसपी कर देते हैं। एसपी अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स टू कैंसल इट, ठीक है ना, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए एसपी अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि हमने कभी क्रेडिट किया था उसको ड्यू करते टाइम, पे नहीं हो पाया, डेबिट कर दीजिए। क्या पे होने के बाद प्रीमियम को डेबिट कर सकते हैं क्या? नो, ठीक है ना। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो मैंने यहां पे लिखी हुई है इस बात का रीजन, इफ प्रीमियम इज पेड एंड ट्रांसफर टू एसपीआर अकाउंट, अगर एक बार प्रीमियम पे हो गई और एसपी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, देन इट कैनॉट बी फॉरफिटेड इन एनी कंडीशन, उसको फॉरफिट नहीं किया जा सकता। एंड द अमाउंट इन द एसपीआर विल ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस मेंशन अंडर सेक्शन 52(2), ठीक है ना। इसके मतलब इस सेक्शन में जो बातें कही गई है केवल उसी पर्पस के लिए वो यूज होगा। अब आपको एंट्रीज पे ध्यान देना है, जनरल एंट्रीज, शेयर कैपिटल को आप डेबिट करते ही करते हो नॉर्मली, प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, प्रीमियम को आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फॉरफीचर क्रेडिट करते ही हो, कॉल्सी क्रेडिट करते ही हो, कोई बहुत बड़ी बात तो आपको सिखाई नहीं जा रही है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। अच्छा आएगा कैसे नहीं, चलो लाओ तो मैं बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बारी, ये खत्म हो गया यहाँ पे। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मोनू, सॉरी नॉट मोनू, मून, हाँ मून, हाँ हाँ मून, मून, मून लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of ₹10 each issued at premium of ₹2 per share for non-payment of share allotment of ₹5 per share including premium। ओह, मतलब कि अलॉटमेंट ही नहीं दी, उसके ऊपर प्रीमियम था। द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब कंपनी ने 8 रुपए में से 2 रुपए मंगाए भी नहीं है, कंपनी ने 8 रुपए 10 रुपए में से 2 रुपए मंगाए भी नहीं है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, उसमें से कितने नहीं मंगाए हैं, तो कितने कॉल्ड अप हैं 8, उसमें से पेड अप कितना नहीं है 5, लेकिन प्रीमियम के साथ में, इस बात पे ध्यान देना, ठीक। देखो आपको कराऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा, अब बस एंट्री पे ध्यान दीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर लिख दीजिए, या फिर जो कॉल पे नहीं है, जैसे यहां पर हमारी कौन सी कॉल पे नहीं है, अलॉटमेंट, तो आप अलॉटमेंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, अलॉटमेंट। आ जाइए, ठीक है, बताइए, मेरी बात सुनो, कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप कितना 8 रुपए, शेयर कितने, यहां पे कितना आएगा 100 शेयर पर प्रीमियम कितने का था, क्योंकि प्रीमियम अनपेड है। अलॉटमेंट में कितना जाएगा 5 × 100, क्योंकि पेड नहीं है, विद प्रीमियम, ठीक है। और फॉरफीचर में कितना आ जाएगा 500, ठीक है। ये 500 कैसे आया, मैं इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, नहीं माइनस करके नहीं, देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। अब मेरी बात सुनना, क्या क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि एप्लीकेशन कितने की है, नहीं किया, लेकिन ये बोला है कि फर्स्ट कॉल कितने की है 2 की, और अलॉटमेंट कितने की है
5 की इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 3 की हुई ना कॉल, तो फिर एप्लीकेशन कितने की हुई? 5 की। और उसने क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन ही तो दिया है उसने। उस बंदे ने क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन। तो 100 इंटू 5 एप्लीकेशन का वैसे दिया, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने एनालिसिस करने के लिए कराया, बाकी आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी हो गया खत्म। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो क्या नाम है इसका, मोनू नहीं जिस बंदे के शरफर फूट हुए नहीं मेंशन किया गया, तो मैं मान लो मैंने इसमें अगर एक लाइन ऐड कर दी, क्वेश्चन नोट करना था क्या? ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसी में एक लाइन ऐड कर दी है कि इफ इन द अबव क्वेश्चन if in the above question the forfeited shares are reissued to Mr. Sohan for rupees 5 per share fully paid up। यहां पर आपको इस बात का एक एक ध्यान देना है कि लाइन पर यहां पे बोला गया अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं, अगर कंपनी उन शेयर्स को रीइश्यू कर देती है सोहन को फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब यहां पे क्या है? फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि जैसे कंपनी ने भी 8 रुपए मंगाए हैं और 2 रुपए कंपनी ने बाद में मंगाने हैं, कंपनी 2 रुपए बाद में मंगाएगी, लेकिन हमने सोहन को बोला कि अब मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगू, कंपनी ने बोला कि अब मैं आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगूंगी, आपको पूरे 5 रुपए देने और ये शेयर आपका। बाकी शेयर होल्डर से हम 2 रुपए मांग लेंगे लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको जो हमने शेयर फॉरफिटेड वाले रीइश्यू करे ना वो फुल्ली पेड अप है एक तरीके से। वैसा 5 रुपए दो, आपके पूरे शेयर हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाएगा? इसको हम रीइश्यू करने जा रहे हैं, ध्यान से बात सुनना। कैसे रीइश्यू करते हैं? रीइश्यू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रीइश्यू करने पर क्या आता है? पैसा आता है, और कैपिटल जो हमने घटाई थी वो क्या हो जाती है? दोबारा से बढ़ जाती है। जब फॉरफिट किया था तो कैपिटल कम करी थी, डेबिट कर दी थी ना, अब रीइश्यू कर रहे हैं तो कैपिटल को दोबारा से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका ये 21 तारीख का जो एग्जाम है उसके बाद में मैं आपको दोबारा से इस चीज को कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी एग्जाम के पर्पज से जल्दी से इन लोगों का है, ठीक है, लेकिन नवंबर में जब भी आपके एग्जाम है तब तक हमें इसको अच्छे से कर लेना है। और अभी सबका है यूनिवर्सल का, तो नहीं यूनिवर्सल का मतलब ये सबकी तरफ सबके लिए आई है गाइडलाइंस, ओके। बैंक कितना? ओके। अब देखिए कितना यहाँ पे वो है, हमेशा ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट करना पड़ेगा आपको। बताता हूं क्यों। जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, कभी कभी होगा, और वो कब होगा वो आपको मैं बताता हूं। ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। बताओ कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 100 शेयर, सारे रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए पर? 5 रुपए। मतलब कंपनी के पास कितने रुपए आ गए? 500। लेकिन कंपनी ने वो शेयर जो हैं वो फुल्ली पेड अप कर दिए, मतलब कैपिटल पूरी 10 से बढ़ा दी। फॉरफिट करे थे 8 रुपए के हिसाब से, खत्म किया था, बढ़ा दिया 10 के हिसाब से। यहां पे कंपनी को कितने का लॉस नजर आ रहा है? सामने सामने 5 रुपए, 500 रुपए लेकर और 1000 रुपए का शेयर दे दिए। कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है? कंपनी इस लॉस को कहां से सेट ऑफ कर सकती है? इस 500 से। जो कंपनी ने यहां पर ये 500 का फायदा करा था अपने लिए, कंपनी को यहां पे उतने का लॉस भुगतना पड़ा। ये 500 रुपए जरूरी नहीं है कि ये 500 रुपए मतलब इसके बराबर ही होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ऐसे भी तो हो सकता है कि यहां पे कंपनी 6 कर दे। बहुत अच्छी बात है, 6 हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा नीचे? अब बताइए, वो नहीं कर सकती। आप कहो कि कंपनी इसको 4 में कर दे, 4 में नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी उतना ही लॉस बियर कर सकती है
अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 6 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने 500 तो कमाए, वो 600 डेबिट कैसे कर सकती है? जितना क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट कर सकती है। ये चीजें बच्चे को घुमाती हैं, और मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये है, तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि कंपनी रीइश्यू के टाइम पर मैक्सिमम कितना लॉस बियर कर सकती है, अप टू विच एक्सटेंड, ऐसे क्वेश्चन आता है, अप टू विच एक्सटेंड अ कंपनी कैन बियर अ लॉस ऑन रीइश्यू। तो तुम्हें क्या लिखना है? द अमाउंट अवेलेबल इन द फॉरफीचर अकाउंट। जितना उसके फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल है उतना ही वो लॉस बियर कर सकती है, उसके ऊपर का लॉस वो बियर नहीं कर सकती, नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर कंपनी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, 4 रुपए वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, 6 वाली पॉसिबल है। मैं 6 वाली आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ना वो जो 5 वाली है ना वो तो बड़ी सिंप्लीफाइड है ना, उसमें करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं 6 वाली आपको करा देता हूं। अगर मान लीजिए 6 पर शेयर इश्यू हुए हैं तो यहां पे 400 आ गया। अब आप कहोगे कि भैया बताइए 100 रुपए पर 100 शेयर जो जब्त किए थे, कंपनी को हमें 500 का फायदा हुआ, और वो सारे के सारे शेयर रीइश्यू भी हो गए, और कंपनी ने 400 रुपए का लॉस भी बेयर कर लिया। अभी कंपनी के हाथ में 100 रुपए बच गए, क्या कंपनी इसको उड़ा सकती है? क्योंकि देखो, जिस चीज के लिए कंपनी को फायदा हुआ था और वो शेयर कंपनी के पास से चले गए, अब तो कंपनी का हुआ वो पैसा। पहली बात तो 500 रुपए कंपनी का नहीं था जब तक कंपनी ने रीइश्यू नहीं किया, जब तक वो उसके ऊपर कर्जा था, तब तक वो उसके लिए कर्जा था। मैंने आपको कहा था जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम जो नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं लास्ट में फॉरफीचर। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से लायबिलिटी मानती है कंपनी उसको। क्या मानती है कंपनी उसको? लायबिलिटी। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इफ द शेयर आर नॉट रीइश्यूड। जब तक वो शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं, शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ एक एक रुपया कंपनी के लिए कर्जा है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ एक एक रुपया कंपनी के लिए लायबिलिटी है। लेकिन जब वो रीइश्यू हो जाता है तो वो सारा पैसा कंपनी का अपना हो जाता है। क्या हो जाता है? अपना। अब यहां पे कंपनी का कितना पैसा अपना हो चुका है? 100 रुपए अपना हो चुका है, क्योंकि 500 का कर्जा था उसके ऊपर, 400 का वो लॉस बियर कर चुकी है। अल्टीमेटली कितना पैसा कंपनी का अपना हो गया? 100 रुपए। लेकिन वो भी कंपनी का ऐसा अपना पैसा नहीं है जिसको कंपनी उड़ा सकती है। उसको कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन केवल कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और वो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करती है जरा ध्यान देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, और टीचर्स क्या पता है क्या करते हैं? पूरे क्वेश्चन को इस एंट्री से जज करते हैं। जिसका कैपिटल रिजर्व में करेक्ट अमाउंट गया मतलब पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही करता आ रहा है, क्योंकि एक ऊपर की गलती कैपिटल रिजर्व में गलत अमाउंट, और कैपिटल रिजर्व में सही अमाउंट, तो मतलब सारी एंट्री सही। ये लॉजिक। तो बच्चे क्या करते थे? लास्ट की एंट्री किसी से आगे पीछे होशियार बच्चे तो कॉपी करते थे, भाई बस कैपिटल रिजर्व बता दे। कैपिटल रिजर्व पूछते थे किसी बच्चे से कि बता तेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मेरा आंसर सही है। देखिए क्या क्या होगा, जो पैसा अभी फॉरफीचर में बच गया है, जो पैसा फॉरफीचर में बच गया है उसको हम डेबिट कर देंगे, और ट्रांसफर कहां पे कर देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना? 100 रुपए। देखो आपका फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है ना, तो उसको डेबिट कर करके खत्म करना ही करना है, 1 रुपया भी बचाना नहीं है। कब नहीं बचाना है 1 रुपया? जब आपका शेयर पूरा का पूरा रीइश्यू हो गया। जब शेयर रीइश्यू हो गए हैं तब फॉरफीचर अकाउंट को अपने पास रखा कोई फायदा है ही नहीं, उसको खत्म करो। कुछ तो यहां खत्म हो जाता है, और जो बचा कुचा है वो यहां खत्म हो जाता है। मतलब सारा डेबिट करना है, जितना बचा कुचा है सारा डेबिट करके खत्म करना है, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। अब इस कैपिटल रिजर्व का कंपनी जो चाहे करे, वो उसको कंपनी अपने आप देखेगी। ठीक है, आपका काम है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अभी हमने बहुत सिंप्लीफाइड वाला क्वेश्चन किया कि जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे रीइश्यू हो गए। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने हैं। इकोनॉमिक्स एग्जाम कब है? 28 को है। तो मैं कल अकाउंट्स की क्लास रख लूं इको के बदले, क्योंकि इको की तो बाद में भी ले लेंगे, 2 क्लास लगातार ले लेंगे। तो कल हम इको के बदले में अकाउंट्स की रख लेते हैं, इको की फिर बाद में कॉम्पेंसेट कर लेंगे, 2 क्लास अकाउंट की मिस करके एक दिन। ठीक है ना? इको वाले बच्चे थोड़े से गुस्सा होंगे जो आते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, उनको मना लिया जाएगा। तो आप लोग कल इको की क्लास नहीं होगी तो अकाउंट्स में ही आना है। ठीक है, चलिए।
ओके, थैंक यू सो मच।